हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि 9 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए आज उसको देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सोशल मीडिया चैनल की, जिसमें हम फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की बात करते हैं। आप हमें फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। ये हमारा फेसबुक चैनल है जहाँ पे आप में क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको हमारी सारी पोस्ट आपके तक सबसे पहले पहुँचेगी और आप उससे अपना लाभ उठा पाओगे। ये हमारा है इंस्टाग्राम पेज। आप इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि हमारे द्वारा सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शिफ्ट में यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जो 9 जुलाई को कंडक्ट की गई थी एसएससी सीजीएल की टियर 1 की पेपर, उसके हमें क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? इडियम्स एंड फ्रेज का। तो इस आपको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेज को बनाने के लिए हमें इडियम्स की इंटरनल मीनिंग क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इडियम लिखा हुआ रहता है उसकी मीनिंग वो नहीं होती है। जैसे ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक कहते हैं, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर आप कोई काम करते हो और ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब गोल बनाते हो, क्या बनाते हो, गोल। इसको क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हो उसको बोलते हैं ड्रॉ ए ब्लैंक। मतलब आपने जो काम किया उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी कलरफुल उसका रिजल्ट नहीं है, वो पूरी तरह से ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है। आपका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू बी अनसक्सेसफुल। टू बी अनसक्सेसफुल। अगर आपके द्वारा कुछ किया गया है और वो ब्लैंक है, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग, ये गलत आंसर है। टू बी लकी इन ए गेम, ये भी गलत है। बी अनेबल टू स्केच, ये भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी अनसक्सेसफुल। तो बी अनसक्सेसफुल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए यानी कि इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। आपको पता है किसी की भी स्टडी जब करते हैं तो उसका एक इंग्लिश नेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि बी की स्टडी बोले तो मधुमक्खी, इसको बोलते एपिलॉजी। क्या बोलते हैं? एपिलॉजी। आप बोलते हो बायो, जीव जंतुओं का अध्ययन, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या होता है? क्या होता है? बायोलॉजी। तो इसी प्रकार से लॉजी और ग्राफी दो वर्ड ऐसे हैं जो कि स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। लॉजी और ग्राफी दो वर्ड हैं जिसको क्या किसके लिए यूज किया जाता है, स्टडी के लिए यूज करता है। आप इसमें देख पा रहे हो, ये साइकोलॉजी, किसी के माइंड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। डेमो, डेमो वर्ड जो है, डेमो शो पॉपुलेशन, डेमो शो पॉपुलेशन। आपको पता है डेमोक्रेसी एक वर्ड आप जानते हो, वेयर पॉपुलेशन रूल्स द कंट्री। जहां पे पॉपुलेशन का शासन, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। इसका मतलब पॉपुलेशन का किसके संबंध है, डेमो से। यहाँ पे अगर डेमो के साथ ग्राफी लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी। ऑर्थोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ये होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है जो दूसरों की मदद करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी, सामाजिक अध्ययन को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। तो सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज पैसिव फॉर्म। व्हाट? पैसिव फॉर्म। दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको पता है यहाँ पे विल नॉट अलाउ है, विल नॉट अलाउ है, तो इसका पैसिव हम डायरेक्ट दिमाग में बनाएंगे और वो होगा विल नॉट बी अलाउड। व्हाट विल नॉट बी अलाउड। आप पैसिव हमेशा वर्ब का बनाओ, किसका बनाओ, वर्ब का। अगर V1 है, अगर V1 है तो इसका पैसिव होगा इज MR V3, इज MR प्लस V3। अगर V2 है तो इसका पैसिव होगा वॉज वेयर प्लस V3, वॉज वेयर प्लस V3। अगर हैज है तो इसका, अगर हैज प्लस V3 है तो इसका पैसिव होगा हैज हैव बीन, हैज हैव बीन प्लस V3। अगर आपका हैड है तो इसमें आपका हैड बीन प्लस V3 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, पैसिव की
पेसिव जब भी आप बनाते हो तो पेसिव इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव। हम इसमें वर्ब का ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो वर्ब को, वर्ब खोजने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, वो भी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों से हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो अगर आप मेन वर्ब ढूंढ लेते हो तो उस वर्ब का पैसिव बना दो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म। और वो वर्ब आप ढूंढ लो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप वर्ब का पैसिव बनाना सीख जाते हो तो वही उतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि चारों ऑप्शन 4 तरह के होते हैं। अगर एक बार आपने उसकी पैसिव ढूंढ ली तो वो सिर्फ ढूंढ लो वो वर्ड कहाँ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप जैसे मैंने बोला विल नॉट अलाउ, इसका होगा विल नॉट बी अलाउड, क्या हो गया, विल नॉट बी अलाउड। और आपको पता है विल नॉट बी अलाउड आपका सिर्फ किस में है, 4th नंबर ऑप्शन में है। सो दिस विल बी करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, आपका नो इंप्रूवमेंट, क्या है, नो इंप्रूवमेंट। इफ आई डजंट पे, अब देखो आई के साथ क्या आता है, डू, आई के साथ क्या आता है, डू या फिर डू नॉट, ठीक। इसका मतलब आई के साथ डज नहीं आता है, डज आता है प्लूरल के, सिंगुलर के साथ, और डू आता है प्लूरल के साथ। और आपको पता है आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डू लगाते हैं। यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में है डू। इफ आई डोंट पे, इफ आई डोंट पे, तो इसका मतलब आपके इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको इफ आई डोंट पे यूज करना होगा एट द प्लेस ऑफ इफ आई डजंट पे। फर्स्ट नंबर विल बी ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। इट इज नॉट व्हाट, डिफिकल्टी, पॉवर्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, पहले देखते हैं इसकी मीनिंग। इट इज नॉट डैश ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स वन एन इनइफेक्टिव स्पीकर। यहाँ पे आप देख रहे हो इनइफेक्टिव इज नेगेटिव वर्ड, व्हाट, नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड। इट इज द डेप्थ ऑफ आइडियाज, कहते हैं ये आपका जो है ना पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज, डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा इसमें। अब देखो डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज क्या करेगा ना, आदमी को बोलने में प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन यहाँ कहता है इनइफेक्टिव स्पीकर। अगर कोई इनइफेक्टिव स्पीकर है तो लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए, पॉवर्टी होनी चाहिए, कि लैंग्वेज की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड विल बी व्हाट, करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इट इज कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है बहुत ही उलझा हुआ, इंट्रिकेसी मतलब भी होता है उलझा, डिफिकल्टी मतलब होता है समस्या से बड़ा, पॉवर्टी मतलब होता है गुणवत्ता में नीचे। इट इज नॉट पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स वन एन इनइफेक्टिव स्पीकर, इट इज अ डेप्थ ऑफ आइडिया। डेप्थ मतलब होता है कमी, क्या होता है, लैकिंग, क्या होता है, लैक। तो फर्स्ट नंबर, सॉरी, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड नंबर। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब होता है क्या, शांत, क्या होता है, शांत। तो टर्बुलेंस आपका ये एस वाला गलत है, टर्बुलेंस ई यहाँ पे होगा, ये भी गलत है, टर्बुलेंस ये आपका सही है, ये इसमें यहाँ पे टीओ होगा। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड फोर्थ द करेक्ट स्पेल्ड हियर। नाउ लेट्स सी द 7th वर्ड क्वेश्चन दैट इज ऑफ पैराजम्बल। ये किसका है, पैराजम्बल का है। तो देखते हैं पैराजम्बल में क्या। टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही मेक्स द एनिमल डू व्हाट ही लाइक्स। टुडे यहाँ पे फिर अर्ली मैन, आपको पता अर्ली मैन और टुडे मैन में आप कौन सा पहले चूज करोगे, ऑब्वियसली अर्ली मैन। क्यों, क्योंकि जब कभी भी हम बनाते हैं पैराजम्बल तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के साथ साथ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ टाइम सब कुछ शो करता है। तो अर्ली मैन मस्ट कम बिफोर द टुडे मैन। आज का मानव जो है वो अर्ली मैन होने के बाद यहाँ पे पहुंचा है, ना कि डायरेक्ट यहाँ पहुंचा है। तो सो वी फर्स्ट नीड टू कीप सी एज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो द sentence will start with C. Early man, when he first came, must have been surrounded by many huge animals and he must have lived in fear of them. कितना अच्छा सेंटेंस लिखा। बोलते हैं कि अर्ली मैन जब यहाँ पे आए होंगे तो वो जरूर ही बहुत बड़े बड़े जानवरों से घिरे होंगे और उनको इन सभी के बीच बहुत ही डर से रहना पड़ता होगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद होगा आपका टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपैरिजन है, क्या है, कंपैरिजन है। कहते बोलते कि अर्ली मैन जो है ना वो बहुत बड़े बड़े जानवरों से घिरे होंगे उस समय, क्योंकि वो जंगल में थे, और लेकिन
आज की अगर बात करें वो अगर आज के मैन की बात करें तो वो किसी से डरता नहीं है। ही मैन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, और आज वर्ल्ड का मास्टर कौन हो चुका है? मैन। ही मेक्स द एनिमल डू व्हाट ही लाइक्स, या जानवरों से वो चीज करवाते हैं जो ये चाहते हैं। इसका मतलब सी के बाद आपका आना चाहिए कौन था। लेकिन इसी दो पेयर ऑफ सेंटेंस से हम ये पता कर चुके हैं, हमारा आंसर थर्ड नंबर होगा। कौन सा होगा? थर्ड नंबर। अब हम बात करते हैं डी नंबर की। सम ही टेम्प्स लाइक द हॉर्स, द काउ, द एलिफेंट, द डॉग, द कैट एंड सो मेनी अदर्स। बोलते हैं कि कुछ लोगों ने, टेम मतलब होता है पालतू बनाना। क्या होता है? पालतू बनाना। तो कुछ लोगों ने पालतू बना रखा है, हॉर्स को, गाय को, एलिफेंट को, डॉग को, एंड ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसको पालतू बना लिया गया है। अदरवाइज ही इट्स एंड दोज लाइक द लायन एंड द टाइगर ही शूट्स फॉर प्लेजर। अदर ही इट्स, और उसके बाद कुछ को तो ये पालतू बना के रखे हैं, कुछ को ये खाते हैं, एंड कुछ के ये क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं फॉर प्लीजर। अब पता है ना आपको, शिकार करना एक प्लीजर का साधन माना जाता था। जब लोग बोर होते थे या फिर जब एंजॉय करना होता था तो जंगलों में हथियार लेके जाते थे और शिकार करते थे। तो इसका मतलब सी के बाद आपका क्या आएगा? डी, उसके बाद क्या आएगा? बी। इसी तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड नंबर होगा टू क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर ए लेसन ऑन मेनी नेगेटिव सेंटेंसेस, आफ्टर ए लेसन ऑन मेनी नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या है नेगेटिव सेंटेंस के? लेकिन आपको पता है हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको एक सेंटेंस कन्वर्जन मिलता है जिसमें हम नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर ए लेसन ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंस जो बना के तरीके, इस पे लेसन लेने के बाद ए पुपिल टेल्स हिज टीचर, ए पुपिल टेल्स हिज टीचर, आई एंट गॉट नो पेंसिल, आई एंट गॉट नो पेंसिल। मतलब अगर किसी बच्चे को उन्होंने पढ़ा दिया कि कैसे बनाते हैं नेगेटिव, उसके बाद बच्चे ने ऐसे टीचर को रिप्लाई किया, शी करेक्ट हिम इमीडिएटली सेइंग द करेक्ट वे। अब देखो, यानी कि वो अपने टीचर से बोलते, तो टीचर क्या है? फीमेल है। टीचर क्या है? फीमेल है, इसीलिए यहाँ पे शी यूज किया गया है। तो जैसे उस टीचर को लगा कि इसने गलत सेंटेंस बोला, तो उसको तुरंत उसने करेक्ट किया। शी करेक्ट हिम इमीडिएटली सेइंग द करेक्ट वे टू से इट, देम, दोज, विच। आपको पता है सेंटेंस को जो है, किसी भी सेंटेंस के लिए अगर हमको प्रोनाउन यूज करना होता है तो दैट इज यूज्ड इट, व्हाट? इट। क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस को सिंगुलर माना जाता है। देम तो होगा नहीं, ये प्लूरल है। दोज प्लूरल है। विच होगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, एंड सेंटेंस इज नॉट ए नाउन। इसका मतलब द करेक्ट वे टू से इट इज, यहाँ पे क्या होगा? इट इज आई डोंट हैव एनी पेंसिल्स। द करेक्ट वे टू से इट इज आई डोंट हैव एनी पेंसिल। वी डोंट, सेकंड नंबर का, वी डोंट डैश एनी पेंसिल, वी डोंट हैविंग, हैज, हैड, हैव। डोंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1, do is always followed by one V1, and V1 is the only option. I don't have is the V1, so fourth number will be the correct option to the question number 2. I don't have any pencil, he doesn't have। आपको क्यों ही है, ही के साथ डज यूज होता है, तो यहाँ पे डजंट होगा। ही क्या होगा? डजंट होगा। ही डजंट हैव एनी पेंसिल, दे डोंट हैव एनी पेंसिल। ठीक हो गया। अब फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ नंबर में कहा जाता है डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो अभी यू है, या सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू यानी कि प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो इसके लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या लगाना पड़ेगा? प्लूरल लगाना पड़ेगा। आपको पता है डज सिंगुलर है, आपका डजंट सिंगुलर है, आपका डजंट सिंगुलर है, हैव आपका क्या है? प्लूरल है। हैव आपका क्या है? प्लूरल है। लेकिन पता होना चाहिए हैव के बाद हम यूज क्या करते हैं? V3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? V3। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड तो है नहीं, और डू के बाद हम यूज करते हैं V1। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे डू लगाएं तो ये हमारा करेक्ट होगा। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। आस्क द टीचर, इतना बताने के बाद आस्क द टीचर। नो द बॉय ऑप्शंस, द बॉय
आंसर्स होगा, ये पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आप ये दो ANSW, द बॉय आंसर्स। जब टीचर ने पूछा डू यू अंडरस्टैंड, आस्क द टीचर, नो द बॉय आंसर्स, बच्चे ने कहा नहीं। एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड अब क्या होता है, एस्टोनिस्ड। हाउ हैपन, व्हाट हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, व्हाट हैपन, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे हाउ भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, वेयर भी। हाउ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, व्हाट हैपेंड, what, whenever we are not aware about the option, the action, what happened, we use what for that correctly sentence. So we need to fill what here as an option. इसका मतलब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। बट नाउ हिज फादर, बट नाउ हिज फादर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने एक अलग से फिर से क्वेश्चन आया जो आपका क्या है, अरेंजमेंट का है। इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर। बट नाउ दैट हिज फादर, एंड यहाँ पे पता है आपको हिज फादर आ गया, नाउ आ गया, इसके बाद इसका पहले कोई ना कोई पार्ट होगा। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वुड बी देयर एंड ही वाज ashamed of being seen outdoors. Of late Krishna had confined himself to the four walls of the house. Of late Krishna had confined, इसका फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। Of late Krishna had confined himself to the four walls of the house, but now that his father had asked him to fetch some cheer roots, he would have to pass by the high schools to reach the shop. आपका सी के बाद होगा ए नंबर। फिर हम बात करते हैं द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वुड बी देयर एंड ही वाज ashamed of being seen outdoors, और उस समय टीचर स्टूडेंट दोनों बाहर थे। wondering how to get past the school unnoticed, he slowly ventured out, यानी कि बी के बाद आपका क्या होगा, डी होगा। तो CABD आपका एक ही नंबर ऑप्शन में है, वो है फोर्थ नंबर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नंबर 4। अब आपका फिर से आता है नो इम्प्रूवमेंट। क्या आता है, नो इम्प्रूवमेंट। द एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप्स एट ओनली द मेजर टाउन्स ऑन द रूट, ऑन द रूट। इस सेंटेंस को देख के द एक्सप्रेस बस जनरली सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वह भी आपका क्या आया, सिंगुलर। एट ओनली द मेजर टाउन, एट ओनली द मेजर टाउन्स ऑन द रूट, तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आपका ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है, यानी कि सेकंड नंबर विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 15 number question. Select the most appropriate word for the given group of words. A person who is skilled at writing beautifully. If somebody is very skilled at writing beautifully, it is called calligrapher. Calligrapher. And इसका एक another word होता है, इसको बोलते हैं जो अच्छा नहीं लिखता हो, जो अच्छा नहीं लिखता उसको क्या बोलते हैं, उसका आप आंसर कमेंट में करके मुझे बताओगे। पेंटर मतलब होता है पेंट करने वाला। कार्टूनिस्ट मतलब होता है कार्टून बनाने वाला। वो जो सटायर हम लिखते हैं ना किसी पे, तो कार्टून बना के लिखते हैं। आप जब न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी हस्ती होती है, उनके कार्टून्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। नाउ लेट्स सी द 16 number क्वेश्चन। ये आपका कौन सा इनडायरेक्ट फॉर्म है, कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिटेशन फॉर द नेक्स्ट वीक। कंटिन्यू, आपको पता है ये आपका क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर कम्स विथ व्हाट, व्हाट, इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर कम्स विथ कंजंक्शन, यानी कि हम इस पे नहीं यूज करते हैं कंजंक्शन को, बल्कि 2+ इसी V1 का हम यूज करते हैं, 2+ V1 का। तो सिर्फ चेक करते हैं 2+ V1 किसमें, इसमें दैट है, ये गलत, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर कम्स विथ व्हाट, कंजंक्शन। फॉर कंटिन्यूइंग ये गलत है, फॉर कंटिन्यूड ये गलत है, टू कंटिन्यू ये क्या है, सही है। क्योंकि मैंने आपको बोला जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो उसका जब भी बनाते हैं हम क्या इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें आपको 2+ इंपेरेटिव सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसका यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दैट करेक्ट indirect form. So fourth number will be the correct option. Now let's see the 17 number question. Late in the day, late in the day, इसका आपका कौन सा होगा, इसको आप ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, idioms and phrase है। Late in the day आपका इसका ऑप्शन होगा to delay, to be any use, late in the day, to ripe,
टू ईट, टू डायरेक्ट टू सी एनीथिंग, टू ओल्ड टू वर्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज टू डिले टू बी ऑफ इन यूज, लेट इन द डे। अगर मान लो आपको दिन में कोई काम करना था, क्या करना था, काम करना था, और आप दिन के शुरुआत में नहीं बल्कि दिन के लास्ट में आते हो, आपको क्या बोलेंगे, आप हमारे यूज के नहीं रहे, क्योंकि आपको जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम ऑलरेडी डन हो चुका है। एंड नाउ मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता जो आप करो। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। नाउ लेट्स सी 18 नंबर क्वेश्चन। क्रॉनिक, क्रॉनिक इज ए वेरी जनरल वर्ड। आप क्रॉनिक डिजीज सुनते हो, क्रॉनिक मतलब जब कंटिन्यूसली चलते रहे, क्या हो, कंटिन्यूसली चलते रहे। आपका एंटोनीम है, एंटोनीम मतलब होता है इसका, आपको अपोजिट में नहीं बताना। रेगुलर मतलब भी होता है कंटिन्यू चलते रहना, रूटीन मतलब भी होता है कंटिन्यू चलते रहना, कंटिन्यू मतलब ही होता है कंटिन्यू चलना। इनफ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, इनकंटिन्यू। फ्रीक्वेंट मतलब होता है रोज चलना, लेकिन इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है रोज नहीं होना। इसका मतलब 18 नंबर क्वेश्चन का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी 19 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब होता है जो चीजें क्षय हो रही है, जो चीजें खत्म हो रही है, फ्लीटिंग ब्यूटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें खत्म हो रही है। कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, इसका कोई तो रिश्ता ही नहीं है इस वर्ड से। लास्टिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, जो एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मोमेंट्री मतलब होता है बहुत छोटा, जो एक मोमेंट के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मोमेंट्री इसको बोलते हैं। और हम क्या, मोमेंटस, और बोलते हैं क्या, एक और इसकी मीनिंग है दैट इज कॉल्ड इफेमेरियल, इफेमेरियल ब्यूटी बोलते हैं ना। ब्यूटी इज ए थिंग्स ऑफ वेनिशिंग, क्योंकि ब्यूटी को एक दिन क्या होना है, खत्म होना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज डिफरेंसेस। आपको पता है यहाँ पे टू स्टेट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू स्टेट्स, एंड टू स्टेट्स विल बी कंसीडर्ड एज प्लूरल नाउन। व्हाट, प्लूरल नाउन। और आपको पता है प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ब हम क्या, कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। सो वी नीड टू यूज हैव एट द प्लेस ऑफ हैज। व्हाट, हैव। तो हैज डिफरेंस आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर पार्ट है। सो द ऑप्शन विल बी व्हाट, फर्स्ट नंबर। Now let's see 21 number question. Select the most appropriate antonym of the given word. Mental. What? Mental. Mental मतलब जो काम दिमाग से किया जाता है, कहाँ से, दिमाग से। Strength मतलब होता है आपका शक्ति, ताकत, पावर। फिजिकल मतलब जो काम बॉडी से किया जाता है, किससे, बॉडी से। तो ये काम था दिमाग से करने वाला, ये काम था बॉडी से करने वाला। सो द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विल बी सेकंड नंबर क्वेश्चन। ब्रेनी मतलब होता है दिमागी हालत, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, ठीक। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर। लेट्स सी 22 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। एनोमलस, एनोमलस मतलब अगर कोई कमियां हो, अगर उसमें कोई विकृति हो, उसको हम बोलते हैं एनोमलस। आपने एक वर्ड सुना होगा एनोमली, एनोमली भी इसी से बना है, एनोमली भी इसी से बना है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर है, अगर उसमें किसी चीज की डिफिशियंसी हो तो उसको बोलते हैं एनोमली। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। पेकुलर मतलब होता है विकृत, क्या होता है, विकृत। या फिर विचित्र होता है, क्या होता है, विचित्र। या तो इसमें कुछ कमियां हो, या तो ऐसा हो जो कि सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं हो, उसको हम बोलते हैं पेकुलर। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, कोमल मतलब साधारण। तो इसका सिनोनिम आपका होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि सिनोनिम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22 विल बी सेकंड नंबर ऑप्शन। बात करते हैं 22 थर्ड नंबर क्वेश्चन के। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। व्हाट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ट्रैंगुलेशन ये आपका सही है, रिसेंटमेंट ये आपका सही है, कॉमेंसमेंट COMMENCEMENT, COMMENCEMENT, कॉमेंसमेंट का स्पेलिंग आपका डबल एम लगाने पे क्या होगा, सही होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड नंबर, बिकॉज दिस इज wrongly spelled, this is wrongly spelled। कंटिन्यूएशन मतलब होता है लगातार किसी चीज को जारी रखना, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक।
आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक में भरना। देयर चेयरमैन एडवाइज्ड देम टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द टू कंपनीज यूजिंग व्हाट, कंप्रोमाइज है। यहाँ पे क्या कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज के लिए एक वर्ड आता है नेगोशिएशन, यूजिंग नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज, नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज। तो आपका इसमें सेकंड करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो नेगोशिएशन होगा। आपको पता होना चाहिए एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा इक्विवेलेंट वर्ड को जोड़ता है। व्हाट, इक्विवेलेंट वर्ड को। आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं यूज करते हो। तो नेगोशिएशन यहाँ पे आपका रहा है, क्योंकि नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत करना, कंप्रोमाइज मतलब भी होता है बातचीत करके सुलह करने की कोशिश करना। तो इसीलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। जबकि आपका कंपटीशन का मीनिंग होता है प्रतियोगिता करना, कंट्रोल मतलब होता है किसी को नियंत्रण करना, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ऊर्जा या पावर। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। द चिल्ड्रंस, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, चिल्ड्रंस यूज किया है। क्या यूज किया है, चिल्ड्रंस, यानी कि एस लगाया है। लेकिन अगर आप करेक्टली अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि चाइल्ड का जो हम प्लूरल बनाते हैं वो होता है चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन, ना तो चिल्ड्रंस होता है ना तो आपका चाइल्ड्स होता है। बोथ आर रॉन्ग प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का आपका करेक्ट आपका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रन होता है, जबकि हमको यहाँ से एस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, यानी कि फर्स्ट नंबर पार्ट कंटेन्स द ग्रामेटिकल पार्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 25 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए और क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।